हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वर्षा और जतिन एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और दोनों छुप छुप कर मिला करते थे। एक दिन दोनों के प्यार के बारे में घर वालों को पता चल गया, जिसके बाद वर्षा का घर से बाहर निकलना बंद कर दिया गया। जिसके बाद वर्षा फोन पर ही जतिन से घंटों बातें करती और काफी बार दोनों ने घर से भागकर शादी करने की भी सोचा। ऐसे ही एक दिन जतिन से मिलकर वर्षा उसे समझाते हुए कहती है, नहीं जतिन, हम इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकते। मैं मानती हूँ कि हमारे पेरेंट्स शादी के लिए नहीं मान रहे हैं, लेकिन हम भाग के शादी नहीं कर सकते। मैं अपने पेरेंट्स की बदनामी नहीं करवा सकती। तो फिर क्या करें? हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। हमारी कास्ट अलग है, इसमें हमारा क्या दोष है? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। प्लीज वर्षा, एक बार और बात करके अपने घर वालों को देख लो। अगर तुम अपने घर वालों से बात नहीं कर पा रही तो मैं अपने घर वालों को लेके आता हूँ तुम्हारे घर बात करने के लिए। ठीक है, अब घर चलते हैं, मैं बात करती हूँ। घर पहुंचकर वर्षा अपनी माँ आशा के कमरे में जाती है, जिसके बाद वो फिर आशा को जतिन के साथ शादी करने की बात बताती है। वर्षा के बताने के बाद आशा ये बात अपने पति कमल को बता देती है और कमल गुस्से में बोलता है, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी और कास्ट में शादी करे। हमारी मर्जी से शादी होगी, हमारे रीति रिवाजों के साथ। और अगर इसने कोई गलती कर दी तो इसे बोल देना हमारी दहलीज पर कदम ना रखे। मैं तो कहती हूँ आप एक अच्छा सा लड़का देखकर इसकी शादी कर दो, हमारे सर से टेंशन खत्म होगी। घर में बताने के बावजूद भी वर्षा के पेरेंट्स ने उसकी शादी जतिन से ना करवाकर जबरदस्ती उसकी शादी विवेक नाम के लड़के से करवा दी। शादी के बाद वर्षा अपने ससुराल में आती है और जतिन के साथ बिताए पलों को याद करके रोती है। ये देखकर उसका पति बोलता है, क्या हुआ? तुम इतनी गुमसुम क्यों हो? कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। ऐसी कोई बात नहीं है। चलो फिर अब आराम कर लो, रात बहुत हो चुकी है। आप सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही अभी। विवेक वर्षा को कुछ कहे बिना चुपचाप सो जाता है और वर्षा भी बस विवेक के साथ फॉर्मेलिटी कर रही थी। उसके दिलो दिमाग में शादी के बाद भी बस जतिन बसा था। और ऐसे ही एक रोज विवेक ऑफिस चला जाता है, जिसके बाद वर्षा काम खत्म करके जतिन को कॉल करती है। कैसे हो जतिन? ठीक नहीं हो, और तुम कैसी हो? तुम तो बहुत खुश होगी। कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुमसे दूर होकर मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? शादी मैंने अपनी मर्जी से नहीं की, तुम्हें पता है। तुम्हारी याद मुझे हर दिन सताती है। मुझे भी, मुझे तुमसे मिलना है। अभी नहीं, अभी तो हमारी शादी को एक हफ्ता ही हुआ है। थोड़े दिन रुक जाओ, फिर उसके बाद मिलूंगी। मैं अगले हफ्ते आज ही के दिन ट्रांस फार्म के पास आऊंगी, तुम आ जाना। कॉल कट करके वर्षा घर का काम करने लगती है। तभी कुछ देर में विवेक घर आता है और उसको काम करते देखकर बोलता है, क्या बात है, आज अभी तक काम में लगी हो? आपने काम नहीं करा आज? विवेक जी, थोड़ी वीकनेस थी इसलिए सुबह नहीं किया। आप फ्रेश हो जाओ, मैं बस काम खत्म करके खा लूंगी। विवेक फ्रेश होकर डिनर टेबल पर बैठ जाता है और फोन चलाती हुई वर्षा को बोलता है, वर्षा खाना लगाओ, बहुत तेज भूख लग रही है। क्या फोन में लगी हो? खाना खा लो पहले। ऐसे ही दोनों खाना खाकर सोने चले जाते हैं। जिसके बाद अगले दिन विवेक के ऑफिस जाने के बाद वर्षा काम खत्म करके जतिन से मिलने जाती है, जहाँ जतिन उसका इंतजार कर रहा था। और वर्षा को देखकर वो बोलता है, बहुत सुंदर लग रही हो। जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। हम कब तक ऐसे मिलेंगे यार? मैं नहीं चाहता तुम्हारा घर परिवार खराब हो, इसलिए तुम अपने पति के साथ खुश रहो। और मैं तुम्हें लास्ट बार देखने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया था। लेकिन जतिन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। नहीं वर्षा, संभालो अपने आप को। वो तुम्हारा जीवन साथी है, अब तुम्हें पूरी जिंदगी उसके साथ ही रहना है। क्या हम अभी बात नहीं कर सकते? कर तो सकते हैं, पर तुम्हारे पति को पता चला तो तुम्हें बहुत दिक्कत हो जाएगी आगे जाकर। इसलिए कभी कभी कर लेना। हाँ, जब कभी तुम्हें याद आई तो बात कर लिया करना। जाओ अब घर जाओ, बहुत टाइम हो चुका है। वर्षा अपने घर आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि विवेक घर पर है और वो वर्षा को बाहर से आते देखकर बोलता है, आप कहाँ गई थी? कहीं नहीं, वो मैं बस मेडिकल स्टोर तक गई थी कुछ सामान लेने। विवेक को वर्षा की हरकतों पर शक होने लगता है और ऐसे ही समय गुजरता है। एक दिन वर्षा जतिन से बात करती है। घंटों बातें करने के बाद उसे पता चलता है कि विवेक आ चुका है। वो उसको देखते ही हड़बड़ी में फोन रख देती है और ये देखकर विवेक वर्षा का फोन मांगते हुए कहता है, इधर दो अपना फोन, क्या छुपा रही हो? मुझे सब पता है, कितने दिनों से मैं ये नोटिस कर रहा हूँ। इसमें नहीं, कुछ भी नहीं है विवेक जी। मुझे पता है
क्या है और क्या नहीं। तुम मुझे इतने टाइम से धोखा दे रही हो। ये जो लड़का है, मुझे इससे बात करनी है और तुम्हारे पेरेंट्स से भी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं कभी इससे बात नहीं करूंगी। बस आप मेरे पेरेंट्स को मत बताना। कितने समय से जानती हो इसे? मैंने कहा बताओ मुझे। शादी से पहले ये मेरा बॉयफ्रेंड था और मैं इससे बहुत प्यार करती थी, पर हमारे पेरेंट्स ने हमारी शादी के लिए मना कर दिया और जबरदस्ती मेरी शादी आपसे करवा दी। जिसके बाद हम छुप छुप कर मिला करते थे और बातें करते थे। हम दोनों मिलकर अपना घर बसाना चाहते थे। हमने बहुत सपने देखे थे जो अधूरे रह गए। आपने कभी मेरे लिए कोई कमी नहीं छोड़ी, पर मैं फिर भी आपसे प्यार नहीं कर पाई। क्या तुम उसे यहाँ बुला सकती हो? मैं एक बार उस लड़के से मिलना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ क्या सच में वो भी तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना तुम्हारी आंखों में उसके लिए प्यार है। वर्षा जतिन को अपने घर बुला लेती है, जिसके बाद विवेक और जतिन आपस में बातें करते हैं। तभी विवेक बोलता है, क्या तुम्हें वर्षा अब मिल जाए तो तुम उसे एक्सेप्ट करोगे? जी हाँ, मैं किसी भी मोड़ पर किसी भी हालत में वर्षा को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें पता है ना उसकी शादी हो चुकी है, फिर भी हाँ, फिर भी उसका कभी साथ तो नहीं छोड़ोगे? मरते दम तक नहीं। विवेक जतिन को देखकर समझ जाता है कि दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। वो दोनों का प्यार देखकर वर्षा के पेरेंट्स को घर बुलाता है, जिसके बाद वो उनके घर आते हैं और विवेक वर्षा के पेरेंट्स को बोलता है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपकी बेटी मुझे धोखा दे रही है। शादी के बाद इस लड़के से बात करती है। ये सुनकर कमल वर्षा को एक थप्पड़ मारता है। तभी विवेक बोलता है, रुकिए, आपकी बेटी अब मेरे घर में है, आप इस तरीके से इस पर हाथ नहीं उठा सकते। तुझे शर्म नहीं आई? शादी के बाद हमारी नाक कटवा रही है और तो और ये आवारा यहाँ तक भी आ गया। इसमें इन दोनों का कोई कसूर नहीं है, ये आपकी गलती की वजह से ही हुआ है। अगर आप दोनों ने इन्हें मिला दिया होता तो आज ये सब नौबत ही नहीं आती। ये दोनों आज भी एक दूसरे को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं और आज इन दोनों का प्यार देखकर मैं इनको मिला रहा हूँ। वर्षा की आंख में तुम्हारी वजह से कभी आंसू नहीं आने चाहिए। मैं अपनी अमानत तुम्हें सौंप रहा हूँ। ये क्या कर रहे हो आप? मैं जो भी कर रहा हूँ सोच समझ कर ही कर रहा हूँ और आप दोनों से यही कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों की शादी उनकी पसंद से करनी चाहिए। आप लोगों ने अपनी पसंद से शादी करवाकर 3 जिंदगियां बर्बाद करी हैं। ये लड़का अलग तड़प रहा है, वर्षा यहाँ अलग तड़प रही है और मैं इन दोनों के बीच में। हम तीनों ही परेशान हो रहे हैं। अगर इन्होंने कोई गलत स्टेप उठा लिया होता तो आपका समाज कहाँ जाता। इससे अच्छा तो आप पहले इनकी पसंद से शादी कर दो ताकि किसी और की जिंदगी बर्बाद ना हो। हम गलत थे बेटा, हमें नहीं पता था, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें तो सिर्फ अपने समाज की चिंता थी। मैंने ना जाने क्या क्या भला बुरा बोला इनको। विवेक एक समझदार इंसान था और उसने शादी होने के बावजूद, धोखा खाने के बावजूद अपनी पत्नी को उसके प्यार से मिलवाया। साथ ही आशा और कमल को भी सीख दी। विपाशा बाथरूम से नहाकर अपने कमरे में आती है और सीधा जॉन के पास जाकर अपने गीले बालों को उसके चेहरे पर प्यार से बिखेरती है। जॉन के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है, जिसके बाद विपाशा बोलती है, उठ जाओ जान, देखो सुबह हो गई है। मेरी सुबह तो अब हुई है। अच्छा, मैंने नाश्ता बना दिया है, तुम जल्दी से फ्रेश होकर रेडी हो जाओ। ओके बेबी। जान देखो ना, कितना खूबसूरत दिन है। हाँ, बहुत खूबसूरत है ये दिन भी और तुम भी। ये खूबसूरती मुझे तुमसे मिली है। मैं नहीं जाना चाहता यार। मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहती, लेकिन काम भी तो जरूरी है ना। हमेशा तुम यही तो कहते हो। मैंने ही कहा था। चलो ठीक है, वैसे भी अब हमारी सगाई तो हो ही चुकी है, बस शादी का इंतजार है। विपाशा नीचे किचन में चली जाती है। थोड़ी देर बाद जॉन नहाकर नीचे आ जाता है। डाइनिंग रूम में विपाशा खाना सर्व करती है। जॉन आकर टेबल पर बैठता है, जिसके बाद विपाशा बोलती है, क्या बात है मेरे होने वाले हबी, इतने हैंडसम बनके कहाँ जा रहे हो? अरे लड़कियाँ आपको देखकर पागल हो जाएंगी, और अगर किसी ने आपको प्रपोज कर दिया और आपने एक्सेप्ट कर लिया तो मेरा क्या होगा? इस यूनिवर्स की सबसे खूबसूरत लड़की तो पहले से मेरे पास है, तो मैं किसी और के पास क्यों जाऊंगा? अच्छा जी। हाँ मेरी जान। चलो अब खाना खा लो, देर हो रही है ना। खाना खाने के बाद जॉन अपने बैग्स लेकर टैक्सी में रख लेता है। दोनों टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही देर में वो लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। दोनों टैक्सी से उतरते हैं और एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होते हैं। जॉन की फ्लाइट में अभी 1 घंटा बचा था।
तब तक बिपाशा उसके साथ एयरपोर्ट के ही कैफे में बैठ जाती है और उसके बाद दोनों कॉफी ऑर्डर करते हैं। थोड़ी देर बातें करने के बाद उसकी फ्लाइट का टाइम हो जाता है। जॉन अब अंदर जाने के लिए खड़ा होता है और बिपाशा को गले लगाकर उससे बोलता है, मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी वापस आऊंगा। मैं भी तुम्हारा इंतजार करूंगी और जब तुम आ जाओगे ना तो हम जल्दी से शादी कर लेंगे। जॉन बिपाशा से विदा लेकर वहाँ से चला जाता है। बिपाशा अपने घर वापस आ जाती है। घर पहुँचने के बाद उसे घर पहले जैसा बिल्कुल नहीं लगता। वो जॉन के चीजों को देखने लगती है और देखते देखते उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। रोते हुए बिपाशा खुद से बोलती है, क्या हो गया है तुझे बिपाशा? कैसे रो रही है तू? अरे अभी तो वो गए हैं। एक काम करती हूँ, प्रीति को फोन कर लेती हूँ, उससे बात करती हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा। बिपाशा अपने आप को इन चीजों से बाहर निकालने के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड प्रीति को कॉल करती है। हेलो यार, कहाँ है तू? घर पर ही हूँ। तू बता क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों लग रही है? यार वो चले गए ना, बस मन सा नहीं लग रहा अब घर में। मैं तेरे पास आऊँ क्या? तू मत आ यार, मैं आ रही हूँ तेरे पास। बिपाशा जल्दी से प्रीति के घर चली जाती है, जिसके बाद प्रीति बिपाशा को लेकर क्लब जाती है। वहाँ जाकर दोनों खूब मौज मस्ती करते हैं। अब बिपाशा को थोड़ा अच्छा महसूस होने लगता है। प्रीति बिपाशा को जबरदस्ती पिला देती है। थोड़ी देर बाद दोनों को काफी ज्यादा नशा हो जाता है। प्रीति को अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती और वो वहीं एक कोने में सोफे पर सो जाती है। तो वहीं बिपाशा बार बार ड्रिंक करे जा रही होती है। वो इतना ज्यादा ड्रिंक पी चुकी थी कि अब उसका नशा और बढ़ गया था कि वो खुद को संभाल भी नहीं पा रही थी। जैसे ही वो चलने की कोशिश करती है तभी वो लड़खड़ाने लगती है और उसके बाद गिर जाती है, जिसके बाद एक करण नाम का अनजान आदमी उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। वो उसे अपनी बाहों में उठाकर क्लब के एक रूम में लेके जाता है, जिसके बाद वो बिपाशा को होश में लाने की कोशिश करता है। करण बिपाशा के मुंह पर ठंडे पानी की छींटे मारता हुआ बोलता है, एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? मैं करण हूँ, कुछ तो बोलिए। आई लव यू जॉन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कितनी खूबसूरत रात है ना ये। मैं हूँ, तुम हो, हमारा प्यार है। अरे मैं जॉन नहीं हूँ, करण हूँ। बिपाशा करण की बातों को नहीं समझती और उसको अपने करीब खींच लेती है, जिसके बाद वो उसे किस करना शुरू करती है। करण भी अब अपने आप को रोक नहीं पाता और वो वक्त के साथ बहक जाता है। अगली सुबह जब बिपाशा उठती है तो उसका सर बहुत जोर से दर्द कर रहा होता है। उसकी नजरों के सामने बीती रात के कुछ धुंधले धुंधले लम्हे आने लगते हैं, जिसके बाद उसे ये तो याद रहता है कि वो कल किसी के साथ थी, पर किसके साथ वो ये बात भूल जाती है। वो उस रूम से बाहर जाकर प्रीति को ढूंढने लगती है, पर उसे प्रीति कहीं नहीं मिलती और जिसके बाद में वो घर चली जाती है, जहाँ पे प्रीति आराम से सोई होती है। उठ जा यार, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। सोने देना यार। उठ जा कमीनी, तेरे चक्कर में तुझे पता भी है क्या हो गया। बिपाशा के जोर से चिल्लाने और हिलाने पर प्रीति उठ जाती है और उससे पूछती है, क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रही है? अरे शोर न मचाऊं तो क्या करूं? तुझे पता भी है कल रात। कल रात क्या? बोल जल्दी। बिपाशा प्रीति को बीती रात के बारे में सब बताती है, जिस पर प्रीति उससे बोलती है, छोड़ना यार, जो हो गया सो हो गया, और वैसे भी ये बात बस मैं और तू जानते हैं। जॉन को कोई नहीं बताएगा कि कल क्या हुआ क्या नहीं। अब तू टेंशन मत ले और आराम कर। बुरा सपना समझकर भूल जा सब, और किसी से कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। कुछ समय बीत जाता है। अब बिपाशा को ये पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात जानकर बिपाशा पूरी तरह से हिल जाती है और खुद से बोलती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं इस बच्चे को नहीं मार सकती। आखिर अपनी गलती की सजा मैं इस मासूम को क्यों दूं? पर मैं जॉन को सब कुछ सच भी नहीं बता सकती। वक्त बीतता जाता है और बिपाशा की प्रेगनेंसी को 3 महीने हो चुके थे। तो वहीं
इसी बीच बिपाशा प्रीति के पास जाती है और उसे अपने प्रेग्नेंट होने की बात बताती है। वो उसे चुप रहने के लिए बोलती है और उससे कहती है, तुम जॉन को कुछ भी नहीं बताओगी। उससे ये बोल देना कि तुम्हारे पीरियड स्किप हो गए थे और तुम प्रेग्नेंट हो गई। ये बच्चा जॉन का ही है, उसको यकीन हो जाएगा। कुछ दिन बाद जॉन वापस घर आता है और बिपाशा उसे गले लगाकर रोने लगती है। उसे इस तरह देखकर जॉन उसकी चिंता करने लगता है और उससे बोलता है, बिपाशा क्या बात है, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? सब ठीक है ना? प्लीज बाबू कुछ तो बोलो, क्या हुआ? वो मैं हाँ बोलो, क्या हुआ? बिपाशा रोते हुए जॉन को सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर जॉन के होश उड़ जाते हैं। इसी तरह थोड़ा समय और बीतता है, जिसके बाद जॉन और बिपाशा शादी कर लेते हैं और 9 महीने पूरे होने के बाद बिपाशा को एक प्यारी सी बेटी होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।